सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे केवीएस, एनवीएस, DSSB एग्जामिनेशंस के बारे में, और उसमें हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे थे। कल हम लोग 170 यानी कि 170 नंबर सवाल तक देख लिए थे। अभी इसके आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल है आपके सामने। सवाल ये है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह दरवाजा कौन सा था जिसे जलाया गया था? तो वो दरवाजा था आपका काश्मीरी दरवाजा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त किया। 1857 में उन्होंने शहर में एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वो जलाया गया दरवाजा था आपका काश्मीरी दरवाजा। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था की बात हो रही है। तो ये साहूकार और जमींदार। साहूकारों और जमींदारों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बाकी अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो इसमें देखिए नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे भी कानपुर से, नाना साहब तात्या टोपे कानपुर, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, रानी अवंतीबाई मंडला मध्य प्रदेश से। तो ये सारे लोग नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इस 1857 के विद्रोह में साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं। दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो वो है बदली की सराय। बदली की सराय नामक स्थल पे 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों की हार हुई थी। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? यानी कि जो विश्व धर्म संसद हुई थी, ये कब हुई थी? 1893 में। भाग कौन लेने गए थे भारत की तरफ से? स्वामी विवेकानंद। किस शहर में आयोजित हुई थी ये विश्व धर्म संसद? शिकागो शहर में। अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुई थी विश्व धर्म संसद 11 सितंबर 1893 को, जिसमें स्वामी विवेकानंद भाग लेने पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो इन्होंने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भारतीय धर्म एवं दर्शन प्रचार के लिए की थी। वर्ष 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। यहाँ देखिए मिलान करने के लिए दिया है राजा राम मोहन राय, राम गोविंद रनाडे, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज और महादेव गोविंद रनाडे का प्रार्थना समाज। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका CBAD। ठीक है, यानी कि राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था 1867। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? यानी कि नील विद्रोह की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1859 ईस्वी में। देखिए 1857 की क्रांति के बाद भारत में माहौल शांत हो रहा था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो प्रथम एक बड़ा विद्रोह था वो था आपका नील विद्रोह। तो नील विद्रोह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1859 में होता है नील विद्रोह। और एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में शुरू हुआ था कब? 1859 में। नील विद्रोह से संबंधित एक किताब है नील दर्पण। नील दर्पण जिसको लिखा है दीनबंधु मित्र ने,
ये नील विद्रोह पे आधारित किताब है, यानी कि नील के जो खेतिहर थे उनकी जो दुर्दशा थी उसको इस नाटक में दर्शाने का काम किया है दीनबंधु मित्र ने। नाटक का नाम है या पुस्तक का नाम है नील दर्पण। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के थे। तो चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक उपदेशक या गुरु थे। राजनैतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो दो बातें देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पिट्स का भारत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, पिट्स का जो भारत अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। उस समय जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। तो विलियम पिट्स के ही नाम से पिट्स का भारत अधिनियम नाम रखा गया था। 1784 ईस्वी में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में, क्योंकि एक घटना हुई थी 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक कांड होता है जिसे चौरी चौरा कांड कहा जाता है। इस चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने फाइनली 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया या असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे तो ये हुआ था बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग किया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1939 ईस्वी में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन इसमें एक कांड हो गया था। कांड ये हुआ था कि महात्मा गांधी समर्थित एक उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो गांधी जी थोड़ा बुरा मान जाते हैं और गांधी जी की नाराजगी देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फाइनली रिजिग्नेशन दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और इन्होंने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी 1939 में। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जो है बनाए गए थे अध्यक्ष। ठीक, 1939 में देखिए, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का भी स्थापना कर दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। खुदाई खिदमतगार संगठन, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, खुदाई खिदमतगार संगठन जो है इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11 सूत्री मांग लिखी और इरविन को बोला कि इन 11 सूत्री मांगों को पूरा करो। लेकिन जब इरविन ने कोई जवाब नहीं दिया तो 1930 में साबरमती में सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने घोषणा कर दी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1930 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वैसे अगर पहली महिला की बात करें तो प्रथम महिला थी एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी,
लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजनी नायडू थी। एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू ने कहाँ के अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ शुरू हुआ था? तो देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो औपचारिक रूप से कलकत्ता में शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि 1905 ईस्वी में करजन ने एक कांड कर दिया था। करजन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। उसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है कलकत्ता में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल से जीत के गए थे और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे दादा भाई नौरोजी। उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1932 में जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, जिसने सांप्रदायिक पंचांग यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका प्रकाशन हुआ था 1901 में। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1886, 1893 और 1906। 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 और 1906 ईस्वी। वर्ष 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता कौन थे? तो चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता थे सूर्य सेन। सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हमला कर दिया और ये इस घटना को चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जाना जाता है। बाद में इनको गिरफ्तार किया गया और 1934 में फांसी दे दी गई। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? किसने किया था? यानी कि 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान। खेड़ा सत्याग्रह किसानों के द्वारा किया गया सत्याग्रह था। वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिनका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था। ये फ्रिंसबरी सेंट्रल से जीतकर लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे और ये जो है ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इनकी किताब का नाम है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका प्रकाशन हुआ था 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी किताब देख लीजिए, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनमें एक सिद्धांत दिया था, द थियरी ऑफ ड्रेन, धन निकासी का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई थी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 1930 ईस्वी में नागपुर में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। वैसे देखें, अन्य बात अगर करें तो जैसे सत्य शोधक समाज हो गया, इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने किया था। हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी ने किया था। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन 1897 विवेकानंद। शारदा सदन 1899 रामा बाई के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ संस्थाएं और उनके संस्थापक हो गए। गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी वो कब प्रारंभ की थी? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई थी और ये 6 अप्रैल 1930 को अपने निर्धारित स्थान पे पहुंच गए थे। 12 मार्च से चले थे और 6 अप्रैल तक ये इनकी यात्रा चलती रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो ये रोलेक्ट एक्ट जो आया था, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे और फाइनली 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो ही जाता है। पंजाब प्रांत के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में और साथ ही साथ दो लोग डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी हो गई थी इसी रोलेक्ट एक्ट के तहत, जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग खड़े थे। लेकिन जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी था जिसके आदेश पर गोलियां चला दी गई और सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु होती है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। सही क्रम में मिलाना है। तो देखिए, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई थी? साइमन कमीशन कब आया था? गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले तो सांप्रदायिक पंचांग आता है 1932 में। कम्युनल अवार्ड की घोषणा रेमजे मैकडोनाल्ड था। 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है। उसके बाद आ जाता है आपका गांधी इरविन समझौता, यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये होगा 1930 में और साइमन कमीशन था 1928 में। यानी सबसे पहले बी आएगा फिर सी आएगा, यानी कि बी सी देन डी और लास्ट में ए हो जाएगा। तो साइमन कमीशन 1928, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, कम्युनल अवार्ड 1932। निम्नलिखित में से किसे जो है महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? गांधी जी ने किसे ढहते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने ढहते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया था। नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ब्रिटिशर्स द्वारा निर्मित किया गया था और कब जो है भारत की राजधानी घोषित की गई, बताइए। तो इसको भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली भारत की राजधानी होगी, ऐसा घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा की जाती है कि अब कलकत्ता भारत की राजधानी नहीं होगी, राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ लेके जाएंगे? दिल्ली। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सदस्य हैं? तो देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन दोनों लोगों ने मिल के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान के सेलुलर जेल के प्रसिद्ध निवासी थे दामोदर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल के प्रसिद्ध निवासी थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला गवर्नर जनरल भारत का था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए थे? तो वो गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम की संधि के अनुसार 3 समझौते हुए थे। ये तीनों समझौते कौन थे? पहला कि टीपू सुल्तान अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उनके सहयोगियों को दे देगा। दूसरा, युद्ध के हर्जाना के रूप में 3 करोड़ रुपया अंग्रेजों को टीपू सुल्तान को देना पड़ा। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू सुल्तान के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रख लिए गए थे। ये 3 शर्तों पे समझौता हुआ था कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम की संधि में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे। जबकि भारत की जो स्वतंत्रता थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। तो क्लेमेंट एटली के समय में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे पहले, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे राष्ट्रपति। क्लेमेंट एटली ब्रिटिश पीएम था जब देश आज़ाद हुआ था। फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? तो फतवा-ए-आलमगीरी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लिखी गई एक पुस्तक है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? तो रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1853 में। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक जो है गवर्नर रहा भारत में, और इसने 1853 में मुंबई से थाणे के बीच में रेलवे की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी की एक बात और, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति थी, उसके लिए भी डलहौजी जाना जाता है। तो आधुनिक भारत का इतिहास यहीं होता है समाप्त। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विश्व के इतिहास के साथ, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।